हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हमारे एनसीएफ 2005 का पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लगभग 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे फ्रेंड्स वो 2019, 20, 21, 22 वाले जो एग्ज़ाम्स थे उन एग्ज़ाम्स के अंदर वो क्वेश्चन आए थे फ्रेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि एनसीएफ 2005 कितना इंपॉर्टेंट है। और आप जब एनसीएफ 2005 को रीड करेंगे पूरा तो उसमें फ्रेंड्स आपको कम से कम 1 वीक लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत जो पूरा एनसीएफ 2005 की फाइल है वो पूरी 60-70 पेज के तो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कवर कर रखे हैं उसके अंदर। तो इतना टाइम फ्रेंड्स किसी के पास नहीं होता कि पूरा एक एक पेज रीड करें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हर साल एग्ज़ाम्स में वो लेकर आया हूँ। और प्रीवियस ईयर हैं ये पूरे हमारे, और इतनी आसानी से आपको किसी एक बुक में भी नहीं मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम्स में आ रखे थे वो सारे ढूंढे हैं, सर्च करे हैं और फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, जो हमारे ये क्वेश्चन होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 भी आएगा, उसके अंदर भी हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और टोटल हमारे 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपको एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पेपर में चाहे सीटेट हो, चाहे DSSB का पीआरटी हो या टीजीटी रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 से रिलेटेड तो आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो में। पहला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि एनसीएफ 2005 द्वारा किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हमारा है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 वॉज फ्रेम्ड बाय एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा जो पूछा गया था ये 25 मार्च 2022 की शिफ्ट 3 पीआरटी की थी, जो उस एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एमएचआरडी ने किया, एनसीटी ने किया या एनसीईआरटी ने किया। तो इसलिए पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने इसको फ्रेम किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमें ये नहीं देखना है क्वेश्चन में कितना कितना विस्तार से दे रखा है, क्या दे रखा है। हमें सिंपल देखना है वो पूछ क्या रहा है, वो मांग क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। आपको डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देखकर फ्रेंड। तो देखिए इसे पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पढ़ाने का मूल विचार क्या है। कह रहा है कि ईवीएस को पढ़ाने का प्राइमरी में मूल विचार क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं किया होगा, अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं तैयार किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है मूल विचार। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। बच्चों को वास्तविक बाहरी दुनिया के संपर्क में लाना, जो कह रहा है कि जो बाहरी दुनिया है उसके संपर्क में लाना। मानव शरीर के बारे में जानना, मानव शरीर के बारे में जानना बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। सामाजिक विज्ञान सिखाना, सामाजिक विज्ञान सिखाना भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सोशल साइंस सिखाना थोड़ी है ईवीएस का मतलब हमें पढ़ाना। बच्चों के विज्ञान के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो हमें जो लग रहे हैं वो दो ऑप्शंस कौन से लग रहे हैं फ्रेंड्स। बच्चों को विज्ञान के प्रति, मतलब कह रहा है कि साइंस के प्रति उन्हें जागरूक करना, और फिर कह रहा है कि बच्चों को वास्तविक बाहरी दुनिया के संपर्क में लाना। देखिए फ्रेंड्स, साइंस के प्रति जागरूक करने का हमारा टाइम पीरियड होता है वो 6th ऑनवर्ड्स होता है। तो हम इसे 5th का नहीं, 5th क्लास तक जो 3rd to 5th हमारी ईवीएस है उससे रिलेटेड ये नहीं है। तो हमारा एक ही आंसर बच गया जो कि ए है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अब हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। According to NCF 2005, the core idea of teaching EVS to primary classes is to expose the children to the actual outside world। ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा फ्रेंड्स तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एनसीएफ 2005 कि किस अध्याय में वांछनीय विद्यालय संस्कृति के बारे में विवरण शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। विच चैप्टर ऑफ एनसीएफ 2005 इंक्लूड्स डिटेल अबाउट द डिजायरेबल स्कूल कल्चर। कह रहा है कि किस चैप्टर में ये चीज़ दे रखी है अबाउट क्या, डिजायरेबल स्कूल कल्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा आंसर होगा, वो है चैप्टर 4। इससे रिलेटेड बात हमारी चैप्टर 4 में बोली गई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अध्याय 4। अच्छा ये भी जो हमारा क्वेश्चन था ये 25 मार्च को ही पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स,
पहले मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ता हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 हैड एडवोकेटेड 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स बता रखे हैं ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट। 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स बता रखे हैं इनमें से कौन सा है जो उसका पार्ट नहीं है, हमसे ये कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या हो सकता है। एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड टू रोट लर्निंग, क्या कह रहा है, एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड टू रोट लर्निंग। क्या कभी रोट लर्निंग के लिए बोला जा सकता है? तो आपको इसी को देख के पता लग गया कि रोट लर्निंग के लिए तो कभी बोला जा ही नहीं सकता। रोट लर्निंग तो बिल्कुल एनसीएफ के अगेंस्ट है, तो हमारा पहले ही देखते ही आंसर हमें ए दिख गया इसमें। ठीक है, अगला है होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बिल्कुल कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 27 मार्च 2022 की शिफ्ट 3 में पूछा गया है फ्रेंड्स। अब इसे हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, हिंदी में क्या कह रहा है। हिंदी में भी यही कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें इनमें से कौन सा नहीं, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को रटने के लिए विस्थापित कर दिया गया है, रटने के लिए थोड़ी है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एनसीएफ को सितंबर 2005 में डैश द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अप्रूव्ड किसने किया? सितंबर 2005 में। तो इससे हमें ये पता लग गया कि अप्रूव्ड हुआ है सितंबर 2005 में फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है ये किसने अप्रूव्ड किया है, तो इसका आंसर है जो फ्रेंड हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये डी इसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसे अप्रूव किया है। ऐसे ही हिंदी में केंद्रीय अधिवक्ता शिक्षण बोर्ड ने इसे अप्रूव किया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। डैश में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा कहा गया है, इस प्रकार यह शिक्षा के घटक को एक अभिन्न अंग बनाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? डैश इन द वर्क एक्सपीरियंस हैज बीन टर्म्ड एज वर्क एजुकेशन एंड दस मेक इट एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस को वर्क एजुकेशन कहा गया है, किसमें कहा गया है? ये एनसीएफ 2000 में, एनसीएफ 1988 में, एनसीएफ 2005 में, या फिर एनसीएफ 1978 में। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो क्या है कि हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जितने भी अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ही। किससे रिलेटेड है? हमारे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। तो इसलिए हम बता पाएंगे कि इसका आंसर एनसीएफ 2005 ही होगा, क्योंकि जब मैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो वही क्वेश्चंस डालूंगा जो एनसीएफ 2005 में होंगे। लेकिन आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ में कंफ्यूज हो आप, तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि एनसीएफ 2005 ही होगा। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वर्क एक्सपीरियंस को वर्क एजुकेशन कहाँ कहा गया है? एनसीएफ 2005 में इसे बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? मतलब ये हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नीचे और हमें इसके ऑप्शन दे रखे होंगे कि कौन से क्रम सही है। कह रहे हैं हमसे कौन सा क्रम सही है, किस चीज़ का क्रम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का सही ऑर्डर क्या है? क्या पहले इवैल्यूएशन आनी चाहिए? नहीं, पहले इवैल्यूएशन तो कभी भी नहीं आएगी फ्रेंड्स। इवैल्यूएशन हम स्टार्टिंग में थोड़ी करते हैं, इवैल्यूएशन तो बाद में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आएगा पहले? पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा। क्या होगा पहले? पहले होगा उद्देश्य का गठन। पहले तो उद्देश्य होंगे ना हमारे, क्या उद्देश्य हैं, उसी के बाद होगा। ठीक है, पहले हमने क्या करा? पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कर लिया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद मतलब थर्ड आ गया, शिक्षण अधिगम अनुभवों का क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा। इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, और लास्ट में होगा इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन दे रखा है या नहीं दे रखा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। बी हमारा आंसर होगा सही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया भी है। 13 नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो हमें पता होना चाहिए, पता होगा तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेक्स्ट बुक्स इन इंडिया। इंडिया में टेक्स्ट बुक्स के बारे में क्या सही है? टेक्स्ट बुक्स डोमिनेट द करिकुलम। कह रहा है कि टेक्स्ट बुक डोमिनेट करती है हमारे करिकुलम को, मतलब एक तरह से हमारे करिकुलम से ऊपर है टेक्स्ट बुक।
ठीक है। टीचर स्पेंड मोस्ट ऑफ द क्लास टाइम सिंप्लीफाइंग इट एंड फैमिलियराइजिंग स्टूडेंट्स विद इट। कह रहे टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को किताब समझाने में ही लगा देते हैं। तो हमें ये कह रहा है, अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। कह रहा है कि कौन सा सही है, ओनली टू, मतलब कह रहा है कि टीचर स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किताब समझाने में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, सेकंड सही है। फिर कह रहे हैं टेक्स्ट बुक डोमिनेट्स द करिकुलम, टेक्स्ट बुक ही डोमिनेट करती है हमारे करिकुलम में, हमारे करिकुलम में और कुछ होता ही नहीं है, जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर चैप्टर्स हैं वही दे रखे होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, इसका मतलब बोथ 1 और 2। इसी को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो यही पाठ्यक्रम पर हावी है, बिल्कुल हावी है। शिक्षक कक्षा में अधिकांश समय इसे सरल बनाने और छात्रों को इससे परिचित कराने में ही करता है, इसे समझाने में, इसके बारे में बताने में यही करता है टीचर का काम ही है कि जो बुक है उसी को समझाता रहता है टीचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार है, कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार है। पहला है हमारा विषय उन्मुख और दूसरा क्षमता आधारित। इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कैपेसिटी ओरिएंटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कैपेसिटी ओरिएंटेड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा हमारा टाइप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा टाइप है, हमारे दोनों टाइप्स हैं ये, हमारा विषय उन्मुख क्षमता आधारित, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कैपेसिटी ओरिएंटेड, दोनों ही हमारे करिकुलम के टाइप हैं, 1 और 2 बोथ। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमारा 11 नवंबर 2019 को पूछा गया है, एनसीएफ से रिलेटेड है, ये एनसीएफ में ही गिवन है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए क्या 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 हमें दे रखा है। क्षमता मतलब बच्चे की जो कैपेसिटी है, विषय मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, कोर रिलेटेड, और फिर छात्र उन्मुख, छात्र से रिलेटेड तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा फ्रेंड्स। स्टूडेंट ओरिएंटेड तो कुछ है ही नहीं हमारा, ऐसा जो करिकुलम जो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो ऐसा इंडिया में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया डी, मतलब डी पे टिक लगा देना है। अगला हम देखते हैं इंग्लिश में इसको पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम। तो हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेड हमारा कोई टाइप नहीं है करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम विकास के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा संस्कृत दिशा निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। कह रहे कौन सा एनसीएफ का गाइडेड प्रिंसिपल्स नहीं है जो एनसीएफ में बता रखा है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। विद्यालय से बाहर के जीवन का ज्ञान को जोड़ना बिल्कुल सही है, ये गाइडेड प्रिंसिपल्स में आता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल बिल्कुल दे रखा है, ये तो पहला तो है। अगला क्या है, यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहा है, बिल्कुल सही है, रटने के तरीके से दूर होना चाहिए। ठीक है, शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम को बालक के सर्वगीण विकास के लिए समृद्ध करना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ऐसा हमारा करिकुलम हो, तो ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है, परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम नम्य और एकत्रित बनाना, ऐसा कुछ भी हमारा गाइडेड प्रिंसिपल नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो गया। इसी को इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो मेकिंग एग्जामिनेशन लेस फ्लेक्सिबल तो बोला ही नहीं गया, मोर फ्लेक्सिबल बोला गया, इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, तो डी हमारा आंसर है। ऐसा हमारा कोई भी गाइडेड प्रिंसिपल नहीं है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश को विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, अतः यह संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव से चलाया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। डैश इज रिगार्डेड एज अ पावरफुल टूल फॉर इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड एंड देयरफॉर शुड बी रूटेड इन रियल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल करिकुलम। हमें कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं फ्रेंड्स। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा पावरफुल टूल है फॉर इंप्लीमेंटिंग द वर्ल्ड एंड देयर शुड बी रूटेड इन रियल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल करिकुलम। कह रहा है कि उसका रियल एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए, पूरे करिकुलम में वो ऐसी तरह होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा कुछ आता है ना, तो हमारा मैथमेटिक्स ही आंसर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी मैथ्स को माना जाता है, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का वर्णन करता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, उत्पाद, प्रस्तुत सभी कोर्स, प्रक्रिया। अब देखिए एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज एक्सप्लेन्स द करिकुलम, करिकुलम को कौन एक्सप्लेन करता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आउटलाइन ऑफ कोर्स की आउटलाइन में हमें पता लग जाता है पढ़ के कि कोर्स के अंदर क्या क्या दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट का मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसमें क्या है, ऑल कोर्सेज प्रेजेंटेड ये भी समझ में नहीं आया, प्रोसेस ये भी नहीं समझ में नहीं आया, विच ऑफ दिस एक्सप्लेन करिकुलम को, तो जो आउटलाइन ऑफ कोर्स है, जो कोर्स के अंदर क्या दे रखा है उसे देख के ही पता लग जाता है कि करिकुलम में क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। देखिए इसे हिंदी में पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का वर्णन करता है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वही उसका वर्णन करती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका नेता की होती है, लीडर की, नेता का मतलब लीडर, मूल्यांकक मतलब इवेल्युएटर की होती है, किसकी होती है? इवेल्युएटर की। सुविधादाता फैसिलिटेटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी होती है आप मुझे बताइए, किसकी होती है? जो सुविधा देता है, जो फैसिलिटेटर होता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ऐसे इंग्लिश में पढ़ देते हैं। एज पर द एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ फैसिलिटेटर। तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फ्रेंड्स पूछा जाता है ये एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 की संस्कृतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत चाहिए, कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखा है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप है वो कितने परसेंट होने चाहिए, कितने परसेंट हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए। तो ये हमें बोला गया है कि 25 से 40%, 25 से 40% हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 से 40% हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने अपने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और ये हमारा पार्ट 1 था। आप इंतज़ार कीजिएगा हमारे पार्ट 2 का भी फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमारे पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है पार्ट 2 की वीडियो भी। जैसे हमारे पार्ट 1 में हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, ऐसे ही पार्ट 2 में भी जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019, 17, 18, 20, 22, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।